हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे संविधान की। जैसे कि पिछली वीडियो में बात करी थी हमने भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के भाग 1 की। आज हम बात करेंगे भाग 2 की। हमने भाग 1 में पढ़ा था कि 4 कानून लाए गए थे बाद में ब्रिटिश सरकार की तरफ से हमारे ऊपर राज करने के लिए, जिसमें पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। आज हम बात करेंगे ताज के शासन की, क्योंकि पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कंपनी का शासन। तो ताज का शासन चला था 1858 से लेकर 1947 तक। इसमें जो पहला एक्ट आया था वो 1858 का भारत शासन अधिनियम था। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था। जैसा कि 1857 में का विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद 1858 में ये कानून को लाया गया भारत पर राज करने के लिए। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों, राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। बेसिकली हुआ क्या कि 1857 में जब क्रांति होगी तो 1858 में ब्रिटिश राज ने एक भारत शासन अधिनियम लाया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज हमारे ऊपर चल रहा था उसको खत्म कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों, राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी, मतलब ट्रांसफर कर दी। अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। दूसरा जो हुआ इसमें कि इसमें एक नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट जो थे वो समाप्त कर दिए गए। और इससे क्या हुआ कि जो द्वैत शासन प्रणाली थी वो खत्म कर दी गई। भारत सचिव नाम का एक नया पद सृजित किया गया। ठीक है। और जिसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है। एक नया पद बनाया गया ब्रिटिश सचिव का, राज्य सचिव का, भारत के राज्य सचिव। ठीक है। उसके पास सारी भारतीय प्रशासन की शक्तियां थी और जो उत्तरदायी था संसद की तरफ, ब्रिटिश संसद की तरफ। और होता कौन था? ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। भारत सचिव की सहायता की 15 सदस्यीय टीम बनाई गई और उस टीम का जो अध्यक्ष होता था वो भारत सचिव होता था। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो एक एक निकाय थी और जिसे भारत में इंग्लैंड का मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। एक निकाय बना गया भारत सचिव की परिषद का कानून के तहत। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो एक निगमित निकाय थी। मुकदमा कर हो सकता है उसका इंग्लैंड में और भारत में दोनों जगह, और इस पर भी मुकदमा हो सकता था। तो 1857 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था। बेसिकली जब 1857 की क्रांति हुई और कोई भी क्रांति होती है जब प्रशासन से लोग परेशान रहते, तो लोग परेशान थे, क्रांति हो गई, तो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसको भी समझ में आ गया था कि अब कंपनी राज नहीं कर पाएंगे। तो उन प्रशासन की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए ही 1857 का कानून लाया गया जिसमें ये सारे बदलाव किए गए। ठीक है। 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद आए 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम। ठीक है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ठीक है। ये पहला अधिनियम था जिसमें भारतीय लोगों को शामिल किया गया कानून बनाने की प्रक्रिया में। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है। एक परिषद होती थी, जैसे 15 सदस्यीय परिषद को 1858 के अधिनियम में आई थी, तो उसी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को विस्तारित परिषद, उसी परिषद में उस परिषद का ही विस्तार करके 15 से ऊपर गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकता था। ठीक है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को नामांकित किया जिसमें से बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इस अधिनियम ने मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर केंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। बेसिकली जो चीज़ें खत्म कर दी गई थी 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में, 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया था? बंगाल का जो जनरल था उसको गवर्नर जनरल का नाम पद दे दिया गया और विधायी शक्तियाँ
मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी छीन ली गई। मतलब सारी जो शक्तियाँ थी वो केंद्रीकृत कर दी गई थी बंगाल के गवर्नर जनरल के पास। इस अधिनियम में क्या किया गया, इस अधिनियम में वो शक्तियाँ विकेंद्रीकृत कर दी, ठीक है, दोबारा से वापस कर दी। इस प्रकार 1777 द्वारा शुरू की केंद्रीय प्रवृत्ति को पलट कर दिया गया, जो बात मैंने अभी बताई, और 1837 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। और क्या किया गया, बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, ठीक है। बेसिकली आपातकाल की कोई सिचुएशन बनती है तो बिना काउंसिल से कोई कंफर्मेशन लिए या बिना काउंसिल से सलाह मशवरा किए अध्यादेश जारी कर सकते थे। जैसा आज के हमारे राष्ट्रपति कर सकते हैं कि आपातकाल की कोई स्थिति होती है तो संसद से बिना बात किए वो कोई भी एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी, जो हमारे यहाँ आज होती है। राष्ट्रपति कोई अध्यादेश अगर लागू पड़ता है, ठीक है, तो उसकी जो अवधि होती है वो 6 माह ही होती है अगर आपातकाल की कोई स्थिति होती है। अब जैसे कोई युद्ध हो जाए, ठीक है, अब युद्ध में ये तो नहीं कि हम संसद के पास जाएंगे, संसद की मीटिंग करेंगे, लोकसभा चलाएंगे, सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि वो नेशनल इमरजेंसी नहीं है। नेशनल इमरजेंसी अगर है तो फिर राष्ट्रपति डायरेक्टली कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है, और ज़्यादातर जो नेशनल इमरजेंसी होती है 6 महीने के अंदर निपट जाती हैं, तो इस वजह से उसकी जो मैक्सिमम रखी गई है 6 महीने रखी गई है। अब आता है 1892 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इसकी विशेषता क्या थी, इसके माध्यम से केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही होता था, ठीक है। जो केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदें थी, ठीक है, उनमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन जो बहुमत होता था वो सरकारी सदस्यों का ही रहता था, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट आया, इसमें विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया, ठीक है। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति करने की शक्ति थी, ठीक है। बेसिकली क्या था, इसमें वायसराय को शक्तियाँ और बढ़ाई गई उसकी, ठीक है। तो वायसराय के पास बहुत तरीके की शक्तियाँ आ गई, जिसको प्रांतीय जिला परिषद, गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय के व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति, ठीक है। इस अधिनियम ने केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में कोई प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर ही की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया कहा गया, ठीक है। अब बात करते हैं 1909 के अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। इस अधिनियम को माल्यमिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बदलाव हुए जो आप कभी से पहले नहीं देख रहे थे, जितने भी अधिनियम आए थे उनमें, ठीक है। और माल्यमिंटो सुधार क्यों कहा जाता है, कि माले उस टाइम पर थे, वो राज्य सचिव थे, और जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, वो भारत के वाइसराय थे। एक नया पद जो सृजित किया गया था 1858 में, वो थे लॉर्ड माले, ठीक है। और जो वाइसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे, ठीक है। तो इसी वजह से इन दोनों के प्रेजेंस में ये अधिनियम आया था, तो इसी वजह से इसको माल्यमिंटो सुधार कहते हैं, ठीक है। इसने केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्र में और प्रांत में जो विधान परिषदें थी उनका आकार बढ़ा दिया, उनकी क्वांटिटी बढ़ा दी। मतलब पहले 15, 20, 50 लोग होते थे, अब उससे बढ़ गए, ठीक है। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई, और प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी, ठीक। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। बेसिकली जो केंद्र में जो सरकार थी, ठीक है, केंद्र की जो परिषद थी, तो उसमें जो सरकारी सदस्य थे उनका बहुमत बनाए रखा, ठीक है। लेकिन जो प्रांतीय परिषदें थी
उनमें गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत हो सकता था, उसमें कोई समस्या नहीं। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों को चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। ठीक है। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। ये जो पॉइंट है इसमें, जो एक इसका क्लॉज था इस अधिनियम का, जिसमें बट आगे के मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग ही मुस्लिम लोगों को चुन सकते हैं। तो ये सांप्रदायिक बात हो, ठीक है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली बात हो कि इसी वजह से जो मौल्य थे उस टाइम पर लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व भी प्रावधान किया। अब आया भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। बेसिकली कांग्रेस उधर लड़ रही थी, ठीक है, तो उनका यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा था, ठीक है, शासन करने में। तो उन्होंने 20 अगस्त 1917 को कहा कि ब्रिटिश सरकार, पहली बार घोषित किया कि ब्रिटिश सरकार जो है उसका उद्देश्य क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। ठीक है, कि उत्तरदायी हो किसके पर, ब्रिटिश सरकार की तरफ तो उत्तरदायी हुआ है, ये साथ में जो यहाँ जिन लोगों पर राज कर रहे हैं उनकी तरफ भी उत्तरदायी हो। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेक भारत के राज सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। दो आए, एक मार्ले मिंटो आए, ठीक है, और ये मॉन्टेक चेम्सफोर्ड। ठीक है। अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? अधिनियम की विशेषताएं थी केंद्रीय प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। ठीक है, जैसा कि अभी होता है। अभी हमारे पास, हमारे यहाँ जैसे लाइन है, जैसे स्टेट लिस्ट है, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, समवर्ती सूची है। उसी तरीके से जो केंद्रीय और प्रांत के जो विषय हैं उनकी सूचियों को अलग अलग किया गया। ठीक है। इससे क्या हुआ कि राज्यों पर जो केंद्र का नियंत्रण था वो कम हो गया। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। ठीक। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भावों में व्यक्त किया, हस्तांतरित, आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इसी दोहरी व्यवस्था को द्वैध यानी यूनानी शब्द डाइआर्की से व्युत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि व्यवस्था काफी हद तक असफल ही रही। तीसरा जो ऐसा पॉइंट था कि इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष प्रवाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनी व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। ठीक है। अब बात क्या हुई, इसके अनुसार वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, जिसमें 6 सदस्य होते थे, उसमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना ही पड़ता था। ठीक है। इससे सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर समिति भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किया जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थापित कर दिया गया। मतलब जो कार्य अभी तक भारत सचिव करता था उसमें से कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थापित कर दिया।
इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः अंतः अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका काम था कि 10 वर्ष तक जांच करे, उसके बाद उसकी रिपोर्ट दे। अब आया साइमन आयोग, साइमन कमीशन आया। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली को, राज्यों में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिश की। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। बेसिकली साइमन आयोग जो आया था, ठीक है, 2 वर्ष पहले उन्हें भेज दिया, मतलब एक आयोग आया था 1929 में, ठीक है, उसको उन्होंने 2 वर्ष पहले ही भेज दिया, ठीक है। उसमें क्या क्या था, उसमें 7 लोगों की एक टीम आई थी, जिसमें 7 के 7 भारतीय थे। उनका काम क्या था, उन्हें पता करना था कि जो नया संविधान जो आया है, ठीक है, जो पिछला हमने एक्ट पढ़ा 1919 वाला एक्ट, ठीक है, उसमें ये देखना था कि किस तरीके से जो ये नया संविधान जो लागू हुआ है कि इस पे काम कैसे हुआ है, ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए उसे कहा गया, ठीक, 2 साल पहले ही भेज दिया उन्होंने, ठीक है। तो वो यहाँ पर रहे, ठीक है। 1930 में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा द्वैध शासन प्रणाली अच्छी है, ठीक है, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिश की। जो सांप्रदायिक चुनाव हो रहे हैं वो चलते रहने चाहिए, ठीक है, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी अजीब व गरीब सी सिफारिशें की, जिनका जितनी भी पार्टियां थी उस टाइम पर, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ठीक है, चाहे वो और भी पार्टियां नहीं, ठीक है, उन सब ने इसका विरोध किया, ठीक। और इसी के आधार पर एक श्वेत पत्र, एक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलन होने के बाद एक संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र निकला, ठीक है, और इसी समिति की सिफारिशों को 1935 में जो भारत परिषद अधिनियम में आया उसमें शामिल कर दिया गया, ठीक। सांप्रदायिक अभाव, साइमन आयोग की एक सिफारिश थी सांप्रदायिक अभाव, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल लोगों के लिए अलग से मतदान करने की प्रावधान की। इसे दलितों के लिए विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था में गांधी बहुत व्यतीत हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की रविता जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अतः कांग्रेस नेताओं और दलितों नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूरे समझौते के नाम से जाना जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए भी स्थान की आरक्षित कर दी गई।